रॉयटर्स के पास यूक्रेनी लामबंदी बिल का एक सिंहावलोकन है जो गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। कानून बनने से पहले राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को इस पर हस्ताक्षर करना होगा। सैन्य अभिलेख। यह विधेयक 18 से 60 वर्ष के बीच के यूक्रेनी पुरुषों को सैन्य अधिकारियों के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को अपडेट करने के लिए बाध्य करेगा, जिससे ड्राफ्ट कार्यालयों को यह देखने में आसानी होगी कि किसी भी क्षेत्र में किसे बुलाया जा सकता है। सैन्य आयु वर्ग के पुरुषों को ड्राफ्ट कार्यालय द्वारा दिए गए पंजीकरण दस्तावेज को हर समय अपने साथ रखना कानूनी रूप से आवश्यक होगा। ड्राफ्ट अधिकारियों को सड़क पर दस्तावेज देखने के लिए कहने की अनुमति होगी। कमजोर सजाएं। यदि लोग लामबंदी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो यह विधेयक उन लोगों के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा देगा। पहले के मसौदे में ऐसे लोगों के लिए संपत्ति जब्त करने जैसे सख्त दंड का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन सार्वजनिक आक्रोश के बाद इसमें कटौती कर दी गई थी। ड्राफ्ट डोजर्स के लिए जुर्माने का प्रस्ताव करने वाला एक अलग बिल बुधवार को पहली बार पढ़ा गया। वियोजन। विधेयक युद्धकालीन सैन्य सेवा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि जो सैनिक फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से लड़ रहे हैं, उन्हें अभी भी पता नहीं है कि उन्हें कब पदच्युत किया जाएगा। विधेयक के पहले के मसौदे में समय सीमा तय करने का प्रस्ताव किया गया था। विदेश में यूक्रेनियन के लिए सैन्य पंजीकरण। मार्शल लॉ सैन्य उम्र के पुरुषों को विदेश जाने से रोकता है और विदेश में रहने वाले यूक्रेनी पुरुषों को बुलाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। विधेयक एक ट्रैकिंग प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह व्यवहार में कैसा दिखेगा, क्योंकि यह अभी तक सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। पासपोर्ट के नवीनीकरण जैसी चीजों के लिए काउंसलर सेवाएं प्राप्त करने के लिए यूक्रेनी पुरुषों को अपने सैन्य पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। उनके लिए यूक्रेन में ड्राफ्ट कार्यालयों का दौरा किए बिना ऑनलाइन पंजीकरण करना संभव होगा। स्वयंसेवी सेनानियों के लिए भत्ते। विधेयक में स्वेच्छा से सेना में लड़ने और सेना अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों के लिए वित्तीय भत्ते की पेशकश का प्रस्ताव है। विशेष रूप से उन बोनस में वाहन खरीदने के लिए प्रमाण पत्र और पहले बंधक भुगतान के लिए वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है। अन्य प्रावधान। यह विधेयक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के यूक्रेनी पुरुषों के लिए अनिवार्य भर्ती को समाप्त कर देगा और इसकी जगह सितंबर 2025 से सभी पुरुषों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू कर देगा। विधेयक में एक नया प्रावधान उन लोगों को सेना में सेवा करने की अनुमति देगा जिन्हें दोषी ठहराया गया है और निलंबित सजा दी गई है। दोषियों को वर्तमान में किसी भी प्रकार की सैन्य सेवा से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लामबंद होने के बाद सभी लोगों को युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा। कुछ मामलों में अधिकारी सेना की जरूरतों के लिए नागरिकों और उद्यमों से वाहन जब्त करने में सक्षम होंगे। यूक्रेनी सरकार के विश्लेषण के अनुसार विदेशी घटकों वाले ड्रॉप एंड फॉरगेट निर्देशित बमों के बड़े पैमाने पर उपयोग से यूक्रेन में रूसी प्रगति हो रही है। अब प्रति सप्ताह 500 से अधिक बम दागे जा रहे हैं। 40 से 60 किमी 25 से 37 मील की रेंज वाले UMPC गाइडिंग सिस्टम से लैस उच्च विस्फोटक और क्लस्टर बमों को अब फ्रंटलाइन पर एक केंद्रीय खतरा कहा जाता है, जो यूक्रेनी सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। गार्जियन द्वारा प्राप्त यूक्रेनी सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार विमान द्वारा दूर से दागे गए ऐसे हथियारों ने पूर्वी शहर अवदीवका के विनाश और रूस द्वारा इसके खंडहरों को जब्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूस ने फरवरी के मध्य में औद्योगिक डोनबास क्षेत्र में अवदीवका पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, जो पिछले मई में बखमुत पर कब्जा करने के बाद उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यूक्रेनी विश्लेषक लिखते हैं, रूस UMPC बमों का उपयोग मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों के लिए करता है, जिससे यूक्रेनी वायु रक्षा द्वारा अपने स्वयं के विमान के हिट होने की संभावना कम हो जाती है। केवल एक सप्ताह में 26 फरवरी से 3 मार्च तक रूस ने 500 से अधिक माउंटेड UMPC के साथ निर्देशित हवाई बम का इस्तेमाल किया।